Hello everyone. Welcome. Am I audible to all of you? Yes, sir. First of all, yeah, my sincere apologies for I mean ऑनलाइन प्रोफेशन। अच्छा, YouTube पे मैंने यार ड्राइव पे मसला करा था। मैंने YouTube पे 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए, तीसरा भी लगा दिया था। वो पता नहीं अपना मूड होता है यार, वो कभी 10 मिनट में अपलोड हो जाता है, कभी मैं 10 दफा ट्राई कर लेता हूँ, अपलोड ही नहीं होता। तो आई चेक इट अगेन, अगर पता नहीं अभी तक वो अपलोड हुआ या नहीं हुआ। एनीवेज यार, फेब मार्च का जो पेपर है ना, लाइक उसकी काफी रिक्वेस्ट आ रही थी फेब मार्च 2022 के पेपर की ना, कि लाइक अगर उसको सॉल्व कर दिया जाए तो आज आई हैव सॉल्व द होल पेपर। तो मुझे पेपर आसान ही लगा वो। यानी अजीब सा ही पेपर है, ज्यादातर क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ बहुत जबरदस्त ट्रिकी क्वेश्चन है, लाइक एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। I think we have waited for approximately 5 minutes. So let's start. So पहला question, what could not be a measurement of a physical quantity? सही है। अच्छा, केल्विन सबको पता है यार, लाइक एसआई बेस यूनिट है टेम्परेचर की। तो केल्विन तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, सही। अच्छा, मीटर एक फिजिकल क्वांटिटी ऑब्वियसली है। तो फिर चाहे वो टेरामीटर हो, कुछ भी हो, तो वो भी एक क्वांटिटी है। अब ये दोनों थोड़ी अजीबो गरीब लग रही है, जरा इनकी कुछ बेस यूनिट्स वगैरह निकाल के देखते हैं। हमारे पास है भाई पर मीटर ना, जूल्स पर न्यूटन पर मीटर। तो जूल्स होता है वैसे न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर। देखिए इसका आंसर बना रहा है, इसकी कोई यूनिट नहीं निकल रही है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी ना हो, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी यूजुअली एज अ न्यूटन। कुड नॉट का मतलब ये, लाइक कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं यार जिनकी कोई यूनिट नहीं है, बट यूजुअली वो लाइक रेशोज होते हैं, तो इस तरह से नहीं लिखते उनको जूल्स पर न्यूटन पर मीटर। बट अगला भी चेक कर लेते हैं, पास्कल्स पर मीटर क्यूब पर न्यूटन ना। तो पास्कल्स मीटर क्यूब पर न्यूटन, ये न्यूटन डिनोमिनेटर में आएगा। पास्कल्स प्रेशर की यूनिट है ना, तो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है। मीटर क्यूब एज इट इज और न्यूटन एज इट इज। तो ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये मीटर बन जाएगा। मीटर इज प्रॉपर एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। का मतलब ये भी सही ऑप्शन है। तो बी हमारे पास है कि जिसकी कोई यूनिट नहीं आ रही है, तो यस, बी। A computer memory stick is labeled as having a storage capacity of 128 GB. The letter B stands for byte, which is a unit. वैसे सबको पता है GB का मतलब गीगाबाइट होता है, बट स्टिल क्योंकि बाइट कंप्यूटर की यूनिट है, फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं होती, तो उन्होंने बता दिया सेफ साइड। बस आपको प्रीफिक्सेस का यूज आना चाहिए। तो लाइक 128 GB है ना, तो 128 गीगा जो होता है ना, वो 10 की पावर 9 होता है। लाइक मेगा 10 के पास 6 होता है, उसके बाद गीगा आ जाता है 10 की पावर 9। बाइट का बी एज इट इज। तो 128 एक्सपोनेंट 9 को मैं 1.28 एक्सपोनेंट 11 लिख सकता हूँ। लाइक दो डेसिमल प्लेस जीरो आया ना, 10 की पावर 2 बढ़ जाएगी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1.29 को लिख दिया मैंने, 1.28 होगा सर। A man of mass 75.2 kg uses a set of weighing scales to measure his mass 3 times. He obtains the following readings. 3 रीडिंग चाहिए आपके पास, और आपको देखना है कि 4 स्टेटमेंट्स उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है। अब देखो, ये वो है जो यूजुअली आपको पास्ट पेपर्स में नजर नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपने लेक्चर में ना प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट
इसी एग्जांपल से लिया था। लाइक ऑब्वियसली वैल्यूज ये नहीं थी, बट मैंने समझाने की कोशिश किया था कि एक्चुअल यानी जो प्रिसिजन है ना, लाइक वो कैसे डिड्यूस करते हैं। वो ऐसे डिड्यूस करते हैं कि आपने जितनी भी रीडिंग्स निकाली है ना, आप उसका एवरेज निकालो, ठीक है। तो लेट्स से 80.2, 80.1, 80.2 का एवरेज निकालोगे ना, यानी तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तो दैट्स 80.17, यानी कि तकरीबन 80.2 ही आ रहा है इसका एवरेज। अब इसको निकालने के बाद ये आपकी मीन वैल्यू। अब जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज थी ना, इसका आपकी एवरेज वैल्यू से कितना डिविएशन आ रहा है। तो यहाँ तो कोई डिविएशन नहीं, 80.2, 80.2। यहाँ पे जो डिविएशन है 80.1 और 80.2 में कितने का डिविएशन है, एवरेज वैल्यू से 0.1 का डिविएशन है, ये अगेन 80.2, ठीक है। ये जो डिविएशन होती है ना, ये असल में प्रिसिजन कहलाती है, कि लाइक कितनी प्रिसाइज है आपकी रीडिंग, ठीक है। तो इट इज नॉट प्रिसाइज टू 0.1 kg, नहीं नहीं, नॉट प्रिसाइज टू नहीं, 0.1 kg की प्रिसिजन है, मैक्सिमम 0.1 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो इट इज प्रिसाइज टू 0.1 kg, प्रिसाइज टू 0.1 kg। अच्छा, एक्यूरेसी कैसे डिटरमिन होती है कि आप एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है। तो एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो 75.2 था और आपकी वैल्यू 80.2, लाइक काफी बड़ा डिफरेंस है। तो इट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट टू 0.1 kg। एक्यूरेसी में काफी बड़ा डिफरेंस है, एक्चुअल वैल्यू 75.2 है और आपकी एवरेज वैल्यू 80.2 है। तो यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which statement about scalar and vector quantities is correct? Again, like ये वो क्वेश्चन था ना जिसको देखने का मुझे दोबारा चेक करना पड़ा था कि यार लाइक मैंने कहीं वो लेवल का पेपर तो डाउनलोड नहीं कर लिया। A scalar has a direction but not magnitude. अजीब अजीब से ऑप्शन है। Scalar has magnitude but not direction. Vector has direction but vector has magnitude but not direction. तो like आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं। स्केलर का मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ कैन द एक्सप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी डिटरमाइंड? अगेन ये एमसीक्यू देख के मुझे दोबारा झटका लगा था, क्योंकि यूजुअली ज्यादा क्वेश्चन दैट आर यूजुअली आस्क्ड इन ओ लेवल्स ना, भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। सबको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है। लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग गुड until they gave this question, और फिर मुझे सांस में सांस आई कि नहीं, ये ए लेवल का पेपर है। Now this is a beautiful question of kinematics. एक स्प्रिंटर है यार जो रेस में भाग लेते हैं, दौड़ लगाते हैं, 11 सेकंड्स में 100 मीटर की रेस दौड़ता है। ऑब्वियसली रेस से स्टार्ट होगा, पहले अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा 10 मीटर्स पर सेकंड, और फिर 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है यहाँ तक कि फिनिश लाइन क्रॉस कर देता है। ये जो टोटल 100 मीटर की रेस है ना, इसमें उसने 11 सेकंड्स लिए, ठीक है। What is the uniform acceleration of the sprinter for the first part of the race? फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस का मतलब जबकि वो एक्सेलरेट कर रहा था उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, फिर तो यूनिफॉर्म हो गई थी। अब देखो ये कितने मजे का सवाल है। आप रेस से स्टार्ट हो गए, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 10 हो गई। अब 11 सेकंड तो टोटल टाइम दिया हुआ है ना, 0 से 10 तक जाने का टाइम दिया हुआ ही नहीं है, तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? v माइनस u अपॉन t में टाइम ही नहीं पता है, ये तो टोटल टाइम है ना 11 सेकंड, आप फंस जाओगे। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स वर्क करना पड़ेगा। मल्टीपल इक्वेशन बना सकते हैं, वो बहुत लंबा होगा। सबसे बेस्ट ये कि आप कुछ नहीं करो, आप बेसिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने दिमाग में स्केच करो। जब आप वेलोसिटी टाइम बनाओगे ना, तो देखो कैसे बनेगा। आप रेस्ट से स्टार्ट हो गए और 10 मीटर्स पर सेकंड पे आप गए, कितने टाइम में गए यही आपको नहीं पता ना, कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है ये आपको नहीं पता। फिर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। आपकी वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो गई ना, वो यानी जब फाइनल टोटल टाइम था वो 11 सेकंड्स आपको पता है, तो ये टाइम आपको नहीं पता है टी, और असल आपको यही टाइम चाहिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल 10 है। सिर्फ ये टाइम मिल गया ना 0 से 10 तक जाने का, आपका मसला हल हो जाएगा। टोटल टाइम आपका 11 है, सही है। अब जो मजे की चीज है ना वो ये कि आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज 100 मीटर्स, यानी इस पूरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो दैट शुड गिव मी आंसर इक्वल टू 100। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस जो होगा ना आपका, वो एक ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया ये 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका टी है और हाइट आपका 10 है, तो 1/2 10 इंटू 2 प्लस फिर ये वाला आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया सिंपल है भाई, आप 10 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो ब्रेथ होगा ना वो ये है 11 और ये है टी, तो ये हो जाएगा 11 माइनस टी।
ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता था विच इज गिवन एज 100 मीटर्स ना, तो आप टोटल डिस्टेंस की जगह 100 लिख दोगे, 10/2 को 5t लिख दो, प्लस ये 10 11 से मल्टीप्लाई होके 110 हो जाएगा, यही 10t से मल्टीप्लाई होके माइनस 10t हो जाएगा। सही है, फिर 110 पॉजिटिव का वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, 5t माइनस 10t माइनस 5t हो जाएगा, 110 100 माइनस 110 इज माइनस 10 माइनस 5t, नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे, 10/5 2 हो जाएगा। ये आपको पता लग गया 2 सेकंड। नहीं मिला किसी भी दुकान में, 3 4 जगह गया था। अब ये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, v इक्वल u प्लस 80 लगा दो, अब कुछ भी नहीं बचा यार, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 80 है 2, तो भाई 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आप एक्सेलरेशन आ चुकी है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो यार। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, पांच पेपर में से क्वेश्चंस काफी हैं, बट उस वक्त ना कैलकुलेशन आती है, और कैलकुलेशन बहुत कॉमन आती है, वो आपको बता देंगे कि भाई हमने टोटल कितनी फोर्स लगाई, टोटल कितनी एक्सेलरेशन आई। सही है, और आपसे ये पूछते हैं कि एक्स वाई पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा। सही है, तो इस तरह के क्वेश्चन को वो यूजली एग्जाम में पूछते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, पहले मैं टिपिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जो कि एग्जाम में रैंडमली बना लेते हैं। सही है, आई होप के बिला हो जाएगा, मुश्किल क्वेश्चन ना बने, टाइम जाए ना, बट क्योंकि मेन स्ट्रीम है ना, इसलिए मैं बना रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम खुद ही देख लेंगे। ठीक है भाई, हमारे पास ना लेट्स से 2 बॉक्स है। ठीक है, लेट्स से एक एक्स है और एक वाई है। सही है, अच्छा मुझे लेट्स से मास ऑफ एक्स गिवन है 20 kg, और मुझे लेट्स से मास ऑफ वाई गिवन है, वाई छोटा है ना तो मैं इसको ले लेता हूँ लेट्स से 10 kg। ठीक, मैं लेट्स से इस पे फोर्स लगाता हूँ 20 न्यूटन का। ठीक है, अच्छा जो टिपिकल क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द फोर्स exerted by the x on y। ठीक है ना, ये बताओ भाई x y पे कितनी फोर्स लगाएगा। सही, अब इसमें करते क्या है, इसमें हम करते हैं ये कि हम पहले तो निकाल लेंगे टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, हम बोलेंगे भाई F इक्वल m में, भाई तो और से सुनना बच्चों। ठीक है, क्योंकि पास्ट वर्ष में बहुत पूछा गया और यूनिवर्सिटी टेस्ट के उसमें भी ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आपने टोटल फोर्स 20 न्यूटन लगाई है, आपकी रिजल्टेंट फोर्स है, मास आप टोटल ले लो 20 + 10, एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगी 20/30। जहां से आप निकाल लो एक्सेलरेशन। ठीक है, 0.67 आ जाएगी। अब ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये दोनों की एक्सेलरेशन। सही है, अब एक बात याद रखना, जितनी फोर्स x ने y पे लगाई है ना, उतनी ही फोर्स y x पे लगाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, x एंड y कांटेक्ट में आएगा ना, दोनों जिस पे सेम कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, will exert same force on each other but in opposite direction। अगर आपको निकालना है फोर्स ऑन एक्स,
तो आपको दोनों F इक्वल एम में लगा दोगे, आपको दोनों का अपना अपना मास पता है। इसका जो मास है लाइक x का मास है 20 और 0.66 या 0.67 इसकी एक्सेलरेशन है। 20 into 0.67 13.4 न्यूटन। अब तो फोर्स ऑन y निकाल लो, इसका मास है क्या कर रहा हूँ फोर्स ऑन x नहीं निकल सकती, यानी m में से वो, क्योंकि x पे फोर्स तो खैर ये वाली लग रही है। बहरहाल तो जितनी फोर्स x ने y पे लगाई ना, उतनी फोर्स y x पर लगा देगा, ठीक है। और वो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 13.4 न्यूटन। अगर तुम चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, यानी F इक्वल m में, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा F अपॉन m, सही है। x पर जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, वो फॉरवर्ड जा रही है 20 न्यूटन और बैकवर्ड कितनी जा रही है 13.4। 20 माइनस 13.4 डिवाइडेड बाय 20। आंसर उल्टा क्यों आ रहा है, क्वेश्चन तो गलत बना दिया मैंने बैठे बैठे। 20 यार, ये मेरा 1 मिनट देना है। फोर्स ऑन वाई मुझे निकालना चाहिए। फोर्स ऑन वाई इज ma, मास ऑफ 10। 1 मिनट होल्ड करना, एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके बाद अगला पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो जाएगा 6.7 न्यूटन्स। इसको अगर हम चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स, तो फोर्स आ रही है 6.7 न्यूटन, इधर भी फोर्स लग रही होगी 6.7 न्यूटन। अब डिवाइड निकालते हैं, 20 माइनस 6.7 डिवाइडेड बाय 20, ऐसे 20 माइनस 6.7 I guess 0.67 approximately, वही आंसर। अब पहले बताओ ये वर्किंग समझ में आ रही है? मैंने इसलिए कराया कि यार ये बड़ा मेन स्ट्रीम क्वेश्चन है। अब कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, कभी मास दिया हुआ होता है, एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं, कभी एक्सेलरेशन दिया हुआ होता है, फोर्स पूछ लेते हैं, बट इस तरह की केसेस को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझ आया आपको? ये दोबारा एक्सप्लेन करूँ, फिर एमसीक्यू समझाऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू में तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बस वो समझाना। और एनीवन हु वांट्स मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? नो सर, देखो मेरी बात सुनो, वन बाय वन समझो। मैं दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ। मेरे पास दो मासेस हैं, एक्स और वाई, ठीक है, और दोनों साथ खड़े हुए, ठीक है। तो यानी जब मैं पुश करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली एक्स और वाई एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे और साथ एक्सेलरेट करेंगे। मुझे मास दिया हुआ है एक्स का 20 kg और मुझे वाई का मास दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। अब मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन,
सही है। और अब एग्जाम में ना लेट्स से एक सवाल है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब तुमने कितनी फोर्स लगाई ये दिया हुआ है, टोटल मास दिया हुआ है दोनों का अपना अपना। वो सवाल क्या पूछते हैं, वो कहते हैं भाई हमने तो 20 न्यूटन लगा दी, आप ये बताओ एक्स वाई पे कितनी फोर्स लगा रहा है। जब साथ दोनों मूव करेंगे ना, दोनों साथ एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है, जब दोनों साथ एक्सेलरेट करेंगे ना, तो सवाल ये है कि एक्स वाई पे कितनी फोर्स लगा रहा है। समझ आ रही है बात? तो क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्स ऑन वाई। पहले सवाल समझ में आया? हमें तो टोटल फोर्स दे दी कितनी लगाई हमने, और हमसे पूछ रहे क्या है कि ये जो दो बॉडी थी दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगी। जायना ये बात समझ में आती है? सही है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। भाई इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले तो आप निकाल लो टोटल एक्सेलरेशन। आपने बोला भाई एफ इक्वल एम में रिजल्टेंट फोर्स टोटल, एक सिंगल बॉडी अगर मैं एक्स और वाई को भी साथ अज्यूम करूँ तो 20 न्यूटन की फोर्स लगी। मास भी टोटल ले लेता हूँ 20 + 10, यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली 0.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे ये समझने की जरूरत है क्योंकि ये दोनों साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। तो इसकी एक्सेलरेशन भी 0.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी भी 0.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन सेम है। यहाँ पे आता है थर्ड लॉ कि भाई दोनों एक साथ कांटेक्ट में ना, दोनों दूसरे पे सेम कांटेक्ट फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है ना। जब ये आप पुश कर रहे होते हैं ना तो एक्स वाई को आगे धकेल रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा वाई एक्स को पीछे धकेल रहा होगा। सही है। तो मैंने आपसे बोला भाई देखो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्स एंड वाई विल एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। अच्छा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमें पता है ये बात। सही है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ एक्स की वाई पर फोर्स या वाई की एक्स पर फोर्स। तो मैं निकाल लेता हूँ, पहले आसान कर लेते हैं, फोर्स ऑन वाई। भाई वाई पे तो एक ही फोर्स लग रही है, वाई पे कौन सी एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स जो एक्स वाई पे लगा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फोर्स कैसे निकलेगी, सिंपल एम में से। भाई इस पे जो फोर्स लग रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसका मास पता है वाई का, विच इज 10 kg, और मुझे इसकी एक्सेलरेशन पता है 0.67। तो मुझे क्या मिल गया, 6.7 न्यूटन की वो फोर्स है जो कि एक्स पर लग रही है। ठीक है, इस तरह से हम फोर्सेस निकालते हैं कि यानी जो दो बॉक्सेस थे ना वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। और याद रखिएगा इतनी ही फोर्स एक्स वाई पर और वाई एक्स पर लगा रहे होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब इसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ। मैं एक्स की अगर अभी एक्सेलरेशन निकाल लूँ, एक्स की एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा भाई, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स ऐसे निकलेगी कि एक्स ने वाई पे लगाई 6.7 न्यूटन फोर्स, तो वाई भी तो एक्स पे लगाएगा ना 6.7 न्यूटन फोर्स। तो टेक्निकली एक्स पर तो दो फोर्सेस लग गई, एक 20 न्यूटन और एक 6.7 न्यूटन। बस फर्क ये है कि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है, सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 20 - 6.7। ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि मैं एक्स की एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ तो मैंने रिजल्टेंट फोर्स भी सिर्फ एक्स की लिए, और मैं अब मास भी सिर्फ एक्स का लूंगा विच इज 20 kg। तो आंसर वही 0.67 आ गया जो मेरे पास पीछे आ रहा था। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व किया। तो ये एमसीक्यू आपको इस तरह से पास्ट पेपर से मिलेंगे ना क्वेश्चंस, कि एक दूसरे पे कितनी कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हैं ये निकालें। सही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आते हैं इस सवाल के ऊपर कि भाई एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि अप्लाई हुई है इस तरह से दो बॉक्सेस के ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर। द ब्लॉक रिमेन इन कांटेक्ट एज दे एक्सीलरेट अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एक्स का मास ज्यादा है वाई का कम है। अच्छा, ये मास ज्यादा हो कम हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, दोनों दूसरे पे फोर्स सेम लगाएंगे। एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ एक्स। नहीं, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है एक्स की तो आपको क्या करना पड़ेगा,
x पर जो y फोर्स लगा रहा होगा ना उसको पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आप x से डिवाइड करोगे मास से, तब जाके आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। तो ये ऑप्शन गलत है। द फोर्स दैट x exerts on y is equals to f, नहीं, वो फोर्स जो कि x लगाएगा y के ऊपर वो सारी की सारी f के बराबर नहीं होगी, बल्कि उससे कम ही होगी। पीछे हमने देखा है सारी फोर्स उधर चली जाएगी तो x का एक्सेलरेट करेगा, ये भी नहीं हो सकता। द फोर्स दैट x exert on y is less than f, बिल्कुल x y पर या y x पर जो भी फोर्स लगाएंगे वो इससे तो कम ही होगी, जाहिर सी बात है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। द फोर्स दैट x exerts on y is less than the force that y exerts on x, नहीं, दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन जिसने सॉल्व किए हुए उसको इस क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन ये फिर एक ओ लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल ओ लेवल का क्वेश्चन है। एक 750 केजी का मास है, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ड्राइविंग फोर्स है 2 किलो न्यूटन की, 2000 न्यूटन की फोर्स आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और एक्सेलरेशन जो है ना वो इसी डायरेक्शन में 2 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, ऑब्वियसली रेजिस्टिव फोर्स कम है। रेजिस्टिव फोर्स निकाल देते हैं। जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो आप क्या करते हो, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हो टू गेट द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स इज ma, फॉरवर्ड फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स, लेट्स से ये कैपिटल F है, और रेजिस्टिव फोर्स लेट्स से स्मॉल f है। तो फॉरवर्ड फोर्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है S2 किलो न्यूटन यानी कि 2000, माइनस रेजिस्टिव फोर्स मुझे नहीं पता तो मैंने इसको स्मॉल f से लिख दिया। मास मुझे क्वेश्चन में गिवन है 750 kg, और एक्सेलरेशन मुझे गिवन है 2.0। यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। 750 into 2 is 1500, ये पॉजिटिव का था ना, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। स्मॉल f नेगेटिव का था, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव का था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। तो 2000 minus 1500 is 500 न्यूटन। 500 न्यूटन is 0.5 किलो न्यूटन। तो A is the correct option. An object falls freely from rest in a vacuum. The graph shows the variation with time. देखिए, जब आप वैक्यूम में ऑब्जेक्ट गिरता है ना तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ग्रेडियंट आपका कांस्टेंट होगा, इसीलिए स्ट्रेट लाइन बनता है। तो फेयर एनफ, हमें उसकी वैल्यू भी पता है 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, सब कुछ वही है, सारी स्केलिंग वही है। which represents the object falling in air, ठीक है ना। अब आप बता दो कि भाई अब एयर आ गया। एयर का मतलब क्या है कि एयर रेजिस्टेंस कंसिडरेबल है। जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडरेबल होती है ना तो नीचे आते हुए आहिस्ता आहिस्ता आपका जो वेलोसिटी है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, वो सॉरी एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स आना शुरू हो जाती है, ओपोजिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपके पास पहले एक ऑब्जेक्ट है ना, लाइक नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर इसका वेट ऐड कर रहा है, ठीक है, ये फ्री फॉल है, ठीक है। लेकिन अगर फ्री फॉल नहीं है ना तो वेट तो नीचे है, वो फिक्स है उतना ही, लेकिन जो आपकी रेजिस्टिव फोर्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। तो रिजल्टेंट फोर्स कम होता जाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ग्रेडियंट कम होना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसमें ग्रेडियंट बढ़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब बी और सी दोनों में ग्रेडियंट कम हो रहे हैं, लेकिन अगर स्केल सेम है ना तो वेलोसिटी ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना। वेलोसिटी उतनी ही से स्टार्ट होके और लाइक इस पुराने के मुकाबले में यूं होना शुरू हो जाएगी। तो बी इसलिए करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें तो इससे ज्यादा ही वेलोसिटी दिखाती है शुरू में ना, तो बी भी नहीं हो सकता, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। A rock of mass 2m traveling in a deep space is at a velocity v explodes into two parts of equal mass, one of which is then stationary. What is the kinetic energy of the moving part after the explosion? Now again यहाँ पे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। एक रॉक है जिसका मास है 2m, तो लेट्स से ये दो अभी एक ही रॉक है, ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, सही है।
और इनका जो मास है वो 2m है। फिर फॉर एनी रीजन भाई बीच में फट गया, कुछ ऐसे फटा कि एक आगे निकल गया, सही है। अच्छा, और इक्वल मासेस में हुआ है, तो लेट्स से अगर मास 2m था तो एक का मास m, दूसरे का मास m हो गया। अब ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है ना 2v, अलग होने के बाद हर हाल में इसकी वेलोसिटी 2v हो जाएगी। क्यों? लेकिन बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या था? 2m into v, ठीक है ना। तो टोटल मोमेंटम मास, मास है 2m, वेलोसिटी है v। अब आफ्टर कोलिजन आपका ये वाला मास तो स्टेशनरी हो गया, लेकिन टोटल मोमेंटम तो उतना ही रहना ना, तो इसका मोमेंटम तो जीरो हो गया। तो अब इसका मोमेंटम भी 2mv होना चाहिए ना, लेकिन इसका मास m हो गया है। इसका मतलब अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2v हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी, ताकि टोटल मोमेंटम सेम रहे, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज स्टिल 2mv, सही, मास इनटू 2v। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। अब मुझसे क्या कह रहा है कि भाई वो जो पार्ट अलग हुआ है ना, यानी कि ये वाला पार्ट, इसकी काइनेटिक एनर्जी बता दो। कोई मुश्किल बात नहीं है, आप करोगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मास इसका m है और इसकी वेलोसिटी 2v है, इसका स्क्वायर ले लो, तो हाफ m इंटू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4v स्क्वायर। तो ये आपके पास पर 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mv स्क्वायर, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। A horizontal metal bar, PQ of length 5.50.0 centimeter is hinged at end P. The diagram shows the metal bar viewed from above. दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक 16 न्यूटन की, एक 5 न्यूटन की, एंड क्यू पर। आप टोटल मोमेंटम बता दो, टोटल मूवमेंट बता दो इन दो फोर्सेस की वजह से, ठीक है। आई थिंक एक तो बहुत बेसिक स्टेप ये है कि ये जो 16 न्यूटन की फोर्सेस के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, तो जिधर थीटा लाई करता है वो वाला कॉस से निकलेगा, दूसरा वाला साइन से निकलेगा। तो ये 16 साइन 30, ये 16 कॉस 30। अच्छा, ये वाली फोर्स इग्नोर हो जाएगी क्योंकि जो मेरा पिवट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मूवमेंट अबाउट पी, यानी पी जो है ना वो आपका पिवट है ना, आपकी ये फोर्स पिवट से ही गुजर रही है, तो ऑब्वियसली ये तो इग्नोर हो जाएगी टर्निंग इफेक्ट निकालते हुए। ये वाली फोर्स जो है ना, ये मिसाल के तौर पर ये प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इन दोनों के मूवमेंट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा टू गेट द रिजल्टेंट मूवमेंट। तो रिजल्टेंट मूवमेंट मेरे पास कैसे आएगा? पहले ये 16 साइन 30 वाली फोर्स ले लेते हैं, इसको, इसका पिवट से डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का है, तो 50 इंटू 10⁻⁻2, ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये लेट से अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज है तो ये मेरा क्लॉकवाइज है, इसको मैं माइनस कर दूंगा। ये 5 न्यूटन है, इसका पिवट से डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। ये सिंप्लीफाई करूंगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.5 न्यूटन मीटर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Fazan, can you explain part 10 again, like with detail, पार्ट because 10, I did not, yeah, I did not get it. नो प्रॉब्लम। सी अंजा, initially you have a rock that has a mass 2m. Okay, so let's say this is a unified rock that has a mass 2m and it is moving with velocity v. Okay, for some reason there is an explosion, and the explosion is such that one of the mass is stationary and the other mass still keeps moving. Now whenever explosion occurs or whenever collision occurs, one thing is for sure, that is the total momentum will always remain conserved. Okay, that is whatever is the total momentum here, I need to have the same total momentum here as well. Now because this is stationary, they are separated into equal masses. Now this part is stationary, this part is still moving. Because the mass is halved now, so the velocity has to be doubled in order to keep the total momentum same. See here, the total momentum is 2mv, mass is 2m, velocity is v. Here
because the first part is stationary, the other equal part now has to move with a double velocity. So the mass is m. Now this time the velocity has to be 2v. So this is why I have taken the velocity as 2v after explosion. And this was the only puzzle in this question. Now, once you know the mass and the velocity of this object after explosion, you can easily figure out its kinetic energy using half mv square. All right, mass is m, the velocity is 2v square. So half m, 2 square is 4, v square as it is. I'll simplify this to form 2mv square. D is the correct option. Anza? Yeah, I got it. Thank you so much. No problem. Now it's time to buckle up your seats, guys, because this is again a tricky question, like a good question. What happens here is like there's a cube w x y z. This is cube of length 2 centimeters. This is two sides, like सारे sides ये 2 centimeter के and mass 24 grams. ठीक है. The cube rests on a meter rule of negligible mass. So I'm not right now considering the mass of this rule. The geometric center of the cube is vertically above the 70 centimeter mark on the scale. Okay. So जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना वो तो यहाँ पर आएगा, सबको पता ही इसका सेंटर है, ठीक है. बट द पार्टी बिगिंस हियर. The cube has a non-uniform density, so its center of gravity is not at its geometric center. ठीक है ना. तो like center तो यहाँ पर है. अगर uniform mass होता तो I would be expecting its weight to be acting like this. But this is because this is a non-uniform mass, na. So you can have more density here, or you can have more density here. So you can have center of gravity here, here, here. It can be anywhere, na, between these 2 points. So the rule rests on a pivot. Now, when they say the rule rests on a pivot, it means that the system is in equilibrium at 50 centimeter mark. Mass of 23.4 gram is placed vertically above the 30 centimeter mark. एक मिनट होल्ड करना. खैर, so the rule is horizontal and in equilibrium. Fair. What can be determined about the position of the center of the cube? ठीक है. अब आपको पता लगाना है कि आखिर इसका सेंटर ऑफ द क्यूब कहाँ पर है. ठीक है. अच्छा, सेंटर ऑफ द मास वो मास होता है जहाँ पे उसका वेट एक्ट कर रहा होता है. ठीक है. तो इट मस्ट बी समवेयर यहाँ, समवेयर यहाँ, समवेयर यहाँ, समवेयर यहाँ. कहाँ पर हो सकता है आप बताओ. सही है. तो सबसे पहले तो हमें एक काम करना चाहिए कि भाई देखो, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो जितना मूवमेंट ये प्रोड्यूस कर रहा होगा उतना मूवमेंट ये प्रोड्यूस कर रहा होगा. एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, so they have to be equal in magnitude, opposite in direction. Because I know this is at the center, so I can figure out the moment due to this force, yeah, this mass. So let's say this is 23.4 and its distance from the center is 50 minus 30, 20. Okay. Now I'm not converting unit because I have to do the same conversion on both left and right hand side. So they will eventually cancel. Even I'm not multiplying with G to get the weight because I know they will cancel. Now on the right hand side, I know the weight. I know the mass 24.0. But the problem is I don't know the distance, right? At what distance from 50 centimeter, because I don't know where the weight is. Now the weight can be here, the weight can be here, it can be anywhere. So let's say I don't know, I'm assuming that distance to be X, okay? Now from here, this 24.0 is getting multiplied, we move to the left hand side, we get divided and we get X as 19.5 centimeters. Now, the question is done. This is 50 to 69, this is already 90. My object's weight must be at 19.5 centimeters. It means it has to be 5 centimeters after this point, after this line. So this is the line YW. इसके 5 सेंटीमीटर बाद जो लाइन है ना, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ वेट एक्ट कर रहा होगा. So this is 19 centimeters.
This is the geometrical center, but this is where the weight is actually acting, which is 0.5 centimeters. And this will make it 19 plus 0.5 as 19.5. So it must be somewhere along a vertical line that is 0.75 centimeters from WX. So from WY. So this is WY. And after 0.5 centimeters, you are going to get the center of gravity, that is the weight of the 24.0 grams. So what I have observed in this paper is na, either they will give you a bullshit easy peasy free question like these, and then all of a sudden a next level question will pop up na, like that is really going to test your understanding of physics. Sir, the thing about this paper is that they have given some hard questions, like, after 9, but then after 20 or like after 15, the questions are like really easy. They या just मतलब कोई अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ना कैंडिडेट बहुत बेनिफिट करता है क्योंकि थ्रेशोल्ड हमेशा लो आता है. लाइक एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड होता है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो सब कर चुके होते हैं, और जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादा मुश्किल होते हैं, ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं. तो ओवरऑल ना एक एक ऐसा थ्रेशोल्ड आता है जिसको हर बच्चा मीट कर जाता है, तो ओवरऑल ग्रेड बहुत बेहतर हो जाता है. A rigid sphere is held on at rest on the seabed when the sphere is released. अच्छा ये मैं जरा समझाता हूँ तुम. ये आपका कोई समंदर है, ठीक है, कभी ट्राई करना तुम लोग, लाइक ये तुम लोग ट्राई करना फुटबॉल के साथ कभी. लाइक फुटबॉल को ना जबरदस्ती नीचे ले आके जमीन से टच कर दो, फुटबॉल तो नहीं कर पाओगे, रोकना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा अच्छा खासा आ रहा होता है, बट जैसे तुम छोड़ोगे ना ये ठक करके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही ऊपर आता है ना तो क्या होता है ये आपको इनको एक्सप्लेन करना है. तो when the sphere is released it rises to the surface of the sea water has a uniform density. ठीक है, the statement about the sphere, which statement of the sphere from its release until it reaches the surface is correct. ठीक है, the sphere always moves with a constant acceleration. नहीं ऊपर आते हुए इसकी स्पीड वेरी करेगी, तो इवेंचुअली रिजल्टेंट जो रेजिस्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू वेरी करेगी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा. velocity obviously constant नहीं होगी. The upthrust on the sphere always decrease. नहीं, upthrust decrease नहीं करता क्योंकि fully immersed है ना. Upthrust is equal to weight of the liquid displaced. तो जब ये यहाँ पर हो या ये यहाँ पर हो या ये यहाँ पर हो, जहाँ पर भी हो इसने equal volume displace किया हुआ, तो उतना ही weight इसने displace किया है liquid का हर point पर, चाहे वो नीचे हो या जब fully immersed होता तो upthrust change नहीं होता. तो upthrust decrease नहीं हो रहा, बल्कि upthrust on the sphere is always constant. So D is the correct option. What is a unit of density? क्या सवाल है, वैसी नजर आ रहा है यार. देखो ये मास है, माइक्रोग्राम हो, मिलीग्राम हो, नैनोग्राम हो, चाहे किलोग्राम हो, ग्राम से ना मतलब ये मास है, और मीटर क्यूब हो, मिलीमीटर क्यूब हो, ये वॉल्यूम है. तो ये हो गया मास, ये हो गया वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगेन बिल्कुल ही आसान सवाल है. टोटल एनर्जी इनपुट ई इन है, जिसका कुछ हिस्सा आउटपुट यू पे चला गया, और डब्ल्यू वेस्टेड. एफिशिएंसी बता दो. एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ आ गया easy peasy question, फिर all of a sudden a tricky one. An escalator is 60 meters long, so this is the length kind of. अगर इसको आप right angle triangle बनाओ तो hypotenuse is 60 meter and 30 meters इसकी height है. To drive the escalator against the forces of friction when there are no passenger require a power of 2 kilowatt. तो 2 किलोवाट पावर तो आपको वैसे चाहिए against the friction इसको चलाने के लिए. हाँ, जब बंदे आ जाएंगे तो उनके वेट बढ़ जाएगा, तो आपकी पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी. The escalator used by passengers of average mass 60 kg. जो passengers आ रहे हैं उनका mass है 60 kg, and the power to overcome friction remains constant.
यानी वही 2 किलोवाट आपको पावर देनी है एडिशनल. How much power is required to drive the escalator when it is carrying 20 passengers and is traveling at a speed of 0.75 meters per second? देखिए आपको स्पीड दी हुई है, आपको पावर निकालनी है. आपको पता होना चाहिए पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. एक तो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, लेकिन उसका मॉडिफाइड वर्जन इन ए लेवल्स वी हैव स्टडीड फोर्स इनटू वेलोसिटी. But the point is that force and velocity must be in the same direction. Like in the case of work done, जैसे force displacement same direction में होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे force और velocity must be in the same direction. तो आइए जरा खेलते हैं. भाई ये 0.75 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, लेकिन आपको जो वेट दिया हुआ है ना वो ये दिया हुआ है. लाइक आपको मास दिया हुआ 60 kg, तो उससे आप वेट निकाल लोगे. अगर आप ये वाली फोर्स निकाल लो ना कि ये इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी, तो आप उसको इस स्पीड से मल्टीप्लाई करके पावर निकाल सकते हो, और फिर रेजिस्टिव फोर्स वाली पावर को आप और ऐड करके टोटल पावर निकाल सकते हो. तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. ये 60, ये 30, यही है ना भाई, ये 60 है, ये 30 है. ताकि मैं थीटा निकाल सकूं. तो दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर. तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ से आप साइन इनवर्स करके 30 डिग्रीज का आपका एंगल आ गया. सो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. ठीक है. अब अगर आपको याद हो तो जब इंक्लाइंड सरफेस पे आप होते हो ना, तो इंक्लाइंड सरफेस पर आपका जो वेट है, ठीक है, वो डाउनवर्ड एक्ट करता है. इस डायरेक्शन में आपका एक्ट करता है W sin थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका एक्ट करता है W cos थीटा. ठीक है. अब अगर W sin थीटा इसको नीचे खींच रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाने के लिए मुझे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो W sin थीटा के बराबर ही होनी चाहिए, which is mg sin थीटा. बस ये वो ट्रिक थी जो मुझे पकड़नी. अब अगर मुझे पावर निकालना है तो पावर है फोर्स इनटू वेलोसिटी के. फोर्स में क्या लूंगा, एक बंदे का मास है 60 kg, तो मैं अगर, और मेरे पर टोटल 20 पैसेंजर्स हैं, तो मैं 20 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मास हो गया. 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वेट हो गया, mg हो गया. साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरी वो फोर्स हो गई जो कि यहाँ पे लग रही है. इसको मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज 0.75. तो दैट गिव्स द टोटल पावर जो कि आप ऊपर की तरफ लगा रहे होगे, विच इज 4415 यानी 4.4 किलोवाट. ठीक है. ये वो पावर है जो आपको इन बंदों को ऊपर ले जाने के लिए चाहिए. फिर एक जब पैसेंजर ना भी हो तो एक फ्रिक्शन फोर्स है 2 किलोवाट, जो कि उस वक्त भी उतनी ही है जबकि पैसेंजर आ जाए. तो 2 किलोवाट तो आपको वैसे ही फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए लगाई चाहिए. तो 4.4 किलोवाट इधर और 2 किलोवाट जो ऑलरेडी आपको चाहिए था फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. तो टोटल फोर्स हो गए 6.4 किलोवाट. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Sir, जी बेटा. we could solve it using power is equal to work done over time taken as well, right? Like first we could calculate the time by dividing the distance with speed, and then we could use power is equal to work done over time taken. Yes, you can also do that. I mean, that's technically the same thing. I mean, there is literally no difference in the two equations. Right? This is power work done upon time. Work is force into displacement upon time. So like आप इसको थोड़ा सा खोल के यूज कर रहे हो, हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वांटिटी वही वेलोसिटी आ जाएगा. तो असल में इन दो टेक्निकली दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो ऑब्वियसली दे शुड ऑलवेज एंड अप विद द सेम आंसर. Okay, sir. A rock of mass 40 kg is released from rest at a height of 20 meters above the surface of a planet. किसी प्लैनेट के सरफेस पे 40 kg का मास है, उसको छोड़ा गया. रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 20 मीटर्स की हाइट है. काइनेटिक एनर्जी जब वो जमीन पर आया तो 32 किलो जूल थी. ठीक है भाई. ये नीचे आया, ऊपर से इसको छोड़ा गया था. जब ये जमीन पर आया ना,
रेस्ट से इसको छोड़ा गया था। तो इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी है 32 किलो जूल्स। तो लाइक इस वक्त इसके पास एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस वगैरह की कोई बात नहीं है, इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे वेट चाहिए सॉल्व करना। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। व्हाट आई कैन डू इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनफैक्ट उल्टा लिख दिया मैंने, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी is equals to the gain in kinetic energy। सही है। अब वही पूरा हाफ एम वी स्क्वायर है जो आपने लूज कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है। ये राइट साइड लेफ्ट पे आ गया, लेफ्ट साइड राइट पे आ गया। ठीक है। एनीवेज अब मुझे चाहिए वेट ना, तो वेट होता है एम जी। तो मैं एम जी को एक तरफ कर देता हूँ, एच यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करा देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है यार 32 किलो है ना, 32,000। हाइट भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर्स। तो यहाँ से वेट आ जाएगा 1600 न्यूटन, which is 1.6 किलो न्यूटन। C is the correct one. A metal wire is stretched, the wire obeys Hooke's law, which point theta the value that does not change. एक्सटेंशन जाहिर सी बात है चेंज होती रहेगी, एक्सटेंशन बढ़ाते रहोगे तो फोर्स लगाते रहो, एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। स्ट्रेन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ के। तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन चेंज होगी तो ओरिजिनल लेंथ तो एक बार फिक्स होती है ना, तो स्ट्रेन भी चेंज होगा। जाहिर है आप फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस भी चेंज होगा। यंग्स मॉड्यूलस सबको पता है यार, एक कांस्टेंट है जो एक गिवन वायर का चेंज नहीं होता एज लॉन्ग एज इट इज ओबेइंग हुक्स लॉ। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। An object is stretched until it reaches the elastic limit. Which statement must describe the stress on the object when it is at the elastic limit? It is the maximum stress for which the object obeys Hooke's law. नहीं, Hooke's law जो है ना, लाइक का मतलब ये कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी जब तक कि Hooke's law ओबे हो रहा है। इवन जो इलास्टिक लिमिट है ना, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद आता है। यानी ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, बट स्टिल अगर आप फोर्स रिमूव करें तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। यही डिफरेंस है इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। तो ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं है, इससे ज्यादा स्ट्रेस होता है इलास्टिक लिमिट, उससे थोड़ा आगे जाकर आता है। तो ए कैन नॉट बी द आंसर। It is the maximum stress that can be applied to the object before it has elastic deformation। नहीं, ये वो पॉइंट है बिफोर इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। इस वक्त तक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन चल रही है, तो बी भी नहीं हो सकता। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट हैज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द ऑब्जेक्ट कैन स्टैंड विद। नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट तो बहुत बाद में आता है, तो डी इज आल्सो नॉट एन एक्सेप्टेबल ऑप्शन। अगेन देखो कितना फारिग सवाल है। विच स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज करेक्ट? इट्स ऑलवेज ट्रांसवर्स। बिल्कुल नहीं, प्रोग्रेसिव वो इसका सिंपल ये कि एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए। तो वो तो साउंड भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है। एक्सर्ट्स इन सॉलिड बेकार की बात है, सॉलिड लिक्विड कहीं भी हो सकते हैं, या इवन किसी मीडियम की जरूरत भी ना पड़े वो भी हो सकता है। डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी स्पीड इंक्रीजेस बेकार बात है, लाइक v इक्वल f लैम्डा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से तुरंत स्पीड बढ़नी चाहिए। दे ट्रांसफर एनर्जी अवे फ्रॉम देयर सोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, यही प्रोग्रेसिव वेव की असर डेफिनेशन है। तो इन फर्स्ट 20 एमसीक्यू में किसी को कोई क्वेश्चन है तो यार प्लीज पूछ लो, एंड इफ देयर इज नो क्वेश्चन जस्ट राइट ऑल क्लियर ऑन चैट। अच्छा यार, मुझे जरा 2-3 मिनट का ब्रेक देना, कंटिन्यूस बोल बोल के मुंह में दर्द हो गया। जस्ट रिज्यूमिंग इन 2-3 मिनट्स।
Alright, moving on to the next question. Thank you for your patience. A cathode ray oscilloscope CRO is used to determine the frequency of a sound wave. The diagram shows the waveform on the screen. The time-based setting is 5.0 milliseconds per division. What is the best estimate of the frequency of the wave? Again, यार ये कोई CRO का 14 सवाल कर रहे होंगे, हर साल ही आ रहा है आजकल. अब इसमें सीन ये है कि भाई आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. अब एक साइकिल ना पढ़ना मुश्किल है. जैसे एक साइकिल ये आ रहा है ना, इसको रीड करना मुश्किल है ना, इस पॉइंट को रीड करना मुश्किल है, ये पॉइंट रीड करना मुश्किल है, ये पॉइंट आप रीड कर सकते हैं आसानी से. ये एग्जैक्ट यहीं पर आके खत्म हो रहा है. तो बेहतर ये है कि बजाय इसकी कि एक साइकिल लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया जाए. ठीक है. अब ये कितना साइकिल बन रहा है? 1, 2 और आधा. तो दैट्स 2.5. This equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boxes. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is 7 divisions. यानी कभी इसको सेंटीमीटर्स बोलते हैं, कभी इसको डिविजन बोलते हैं. इस बार उन्होंने मिली सेकेंड्स पर डिवीजन बोला है ना, तो मैं इसको डिवीजन ही कह दूंगा. तो 2.5 t is equals to 7 divisions. और एक डिवीजन कितने के? 5 मिली सेकेंड्स का है ना. तो 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो. ये 2.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. यहाँ से आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड. 1/t से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 71.4. तो approximately 71 hertz is a best estimate of the frequency of this signal. The warning signal on an ambulance is a frequency of 600 hertz. Again, बच्चों वाला ही सवाल है. The speed of sound is 330 meters per second. The ambulance is traveling. बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था. With a constant velocity of 25 meters per second. So ये बेचारा ऑब्जर्वर है. पहले एम्बुलेंस इसके करीब आती है, इस वक्त इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी. इसी स्पीड से दूर जाती है, इस वक्त इसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी. सवाल क्या है कि ओवरऑल चेंज इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दो. यानी इधर फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर उनका डिफरेंस निकाल दो, तो ओवरऑल चेंज मिल जाएगा. तो कर लेते हैं वन बाय वन. ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जब करीब आ रहा होता है तो fs into v upon v minus vs होता है. सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड है 330, फिर 330 और सोर्स की स्पीड है 25. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 649 हर्ट्ज. ये ऑब्वियसली ज्यादा सुनाई दे रहा 600 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जब सोर्स करीब आ रहा ऑब्जर्वर. अब यही जब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा तो फॉर्मूले में बस इतना चेंज हो जाएगा कि इस नेगेटिव की जगह यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा. इस केस में जो मुझे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम सुनाई देगी, which is 558 हर्ट्ज, हालांकि एक्चुअल 600 हर्ट्ज है. अब अगर मैं इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे टोटल चेंज मिल जाएगा. तो 649 minus 558 will give me 91 hertz. So C is the correct option. Brief pulse of red, blue, and green are emitted from sun at the same time. The pulse travel the same distance to reach Mars. Sun से Mars तक लाइट जा रही है, रेड, ब्लू, ग्रीन सारी जा रही है. वैक्यूम है तो सबकी स्पीड सेम होगी. In which order would all these pulses of light arrive at Mars? All arrive at the same time. सबकी स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियसली बस यहाँ पे यही नॉलेज टेस्ट हो रही है कि all electromagnetic waves have the same speed and vacuum, and we all know the value as well, which is 3 exponent 8 meters per second. The next is two coherent progressive waves from different sources meet at a point. Which condition must be satisfied for there to be zero resultant amplitude at the point where the waves meet? So, दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो कब होगा? उस वक्त होगा जब दोनों का लाइक वन बाय वन पढ़ लेते हैं. The two waves must emitted their source with the same intensity.
उसूलन तो सेम इंटेंसिटी से निकलना चाहिए, बट जरूरी नहीं है, हो सकता है रास्ते में इंटेंसिटी लूज हो रही है। आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द टू वेव्स मस्ट बी इन फेज विद ईच अदर, नहीं इनका आउट ऑफ फेज होना जरूरी है, जीरो रिजल्टेंट। द टू वेव्स मस्ट बी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर एंगल पे ही बस मिलना जरूरी है। द टू वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड, हाँ दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, एक का ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव होगा। तो जबकि वो मिले ना उस पॉइंट पर, तभी आपको जीरो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई 1 मिनट वेट करो यार, द बेबी इज अप। भाई alright जी, I'm back. Thank you for your patience again and sorry to keep you waiting. या बच्चों की तस्वीर दिखा दूंगा, कभी और दिखा दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग वाला। अच्छा जी, moving on to the next question. A corridor is, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था ना? हाँ सर। A corridor is 13.2 meters long and has closed doors that reflect sound at both ends. ठीक है भाई। The speed of sound in the air in the corridor is 330 meters per second. So now this is probably the first case जहाँ पर मुझे ऐसा नजर आया, वरना यूजुअली मुझे पास्ट पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया जहाँ पे दोनों तरफ से ना क्लोज। हमें एक बेसिक रूल हमने क्लास में पढ़ा था कि जो क्लोज एंड होता है ना, वहां पे हमेशा नोड बनता है, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट कुड क्रिएट स्टेशनरी इन द कॉरिडोर विद अ नोड हाफ वे अलोंग इट, यानी एक बीच में हर हाल में नोड चाहिए ही चाहिए। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक नोड हमें यहाँ पे तो चाहिए ही चाहिए होगा ना, यहाँ पे भी चाहिए ही होगा। तो जो मिनिमम स्टेशनरी वेव बन सकती है वो ये बन सकती है, बनने को तो और भी बन सकती है लाइक, बट वो हायर फ्रीक्वेंसी से बनेंगी, लाइक आप चाहो तो यू बना दो, सही है।
बट मिनिमम फ्रीक्वेंसी यही बनेगी, ठीक है भाई, यही पजल ब्रेक करना था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, ये पूरी एक वेव है, सही, दिस इज अ होल कंप्लीट वेव which is 13.2 meters, so technically they have given you the wavelength, and they have given you the speed, so all you have to do is to just apply v equal f lambda. The speed is 330, frequency is f, and lambda is 13.2. 13.2 is getting multiplied, it will move to the left hand side, it will be divided, and this will give you the frequency as 25 hertz. Water waves of wavelength lambda is formed in a ripple tank. The waves are diffracted as they pass through a narrow gap of width d. D is greater than lambda. Which gap width and which wavelength will cause the largest decrease in the amount of diffraction? भाई diffraction best उस वक्त ऑब्जर्व होता है जब lambda और d यानी साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्लिट दोनों सेम हो। अभी यहाँ पे d थोड़ा सा ज्यादा ही है। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं तो डायफ्रैक्शन को कम करना चाह रहा हूँ, लार्जेस्ट डिक्रीज चाह रहा हूँ, तो उस केस में ना मुझे मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए होगा, सही है, मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए होगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस उस वक्त आ सकता है कि डी ऑलरेडी लैम्डा से ज्यादा है, आप डी को और ज्यादा कर दो, 2d कर दो, और लैम्डा को और आधा कर दो, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा और सबसे कम डायफ्रैक्शन आएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ना, ये तो बिल्कुल सेम होगा, यहाँ तो सबसे ज्यादा डायफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी अच्छा खासा डिक्रीज हो जाएगी डायफ्रैक्शन, बट डी क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है, आप उसको और ज्यादा कर दो, 2d कर दो, और लैम्डा को और आधा कर दो, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, लाइक वेवलेंथ और साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्लिट में। तो डायफ्रैक्शन सबसे लीस्ट होगी, यानी ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट डिक्रीज आ जाएगा डायफ्रैक्शन के अंदर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी अच्छा सवाल है। दो लाउड स्पीकर लगे हुए, एक एक्स और एक वाई, ठीक है, दोनों से साउंड आ रही है, ये बेचारा बंदा यहाँ पे सुन रहा है ना इसको। What could be the distance OY and XY? सही है। अच्छा, आपको क्या चाहिए भाई, आपको मिलना है, इनको मुलाकात करानी है, XY must meet in phase ना। इन फेज का मतलब आपको चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ये एक अहम चीज है ना कि लाइक X एंड Y को इन फेज, यानी अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए भाई, पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा 2 लैम्डा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने इन फेज स्टार्ट किया है ना, तो इन फेज मिलने के लिए 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग गलती क्या करेंगे, इनका ही डिफरेंस निकालना शुरू कर देंगे, हालांकि ये डिस्टेंस पार्ट डिफरेंस में कौन सा डिस्टेंस लेते हैं कि भाई दोनों वेव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया XO और एक ने डिस्टेंस ट्रैवल किया OY। आपको OY तो दिया हुआ है, आपको OX नहीं दिया हुआ है। OX कैसे निकालोगे भाई, अगर आपको XY पता है, ठीक है, और आपको OY पता है, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे ना तो आपको मिल जाएगा OX। तो हम यहाँ पे साथ में एक और टेबल बना लेते हैं, जो कि हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं OX का। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं जो कि टेक्निकली गलत है, दो ऑप्शंस। पहला दो ऑप्शन क्या, इसने OY का डिस्टेंस कम और XY का डिस्टेंस ज्यादा दिखाया, तो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो कि ये दो ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, जहां पर यानी ये डिस्टेंस इन्होंने कम दिखाया है और ये डिस्टेंस ज्यादा दिखाया है ना, दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल। तो ए और बी को तो आप वैसे ही हटा दो, सी और डी में आप डिफरेंस निकालो, तो 2.75 ये डिस्टेंस है और 2 ये डिस्टेंस है, तो 2.75 माइनस 2 इज 0.75 और 3.25 माइनस 1.5 इज 1.75, ठीक है। ये जो आपका डिस्टेंस आया ना, ये OX आया। अब आप निकालो पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है, वो डिस्टेंस जो Y से होता गया और वो डिस्टेंस जो X से होता गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस।
अब यहाँ से आप पार्ट डिफरेंस पहले केस में निकालते हो ना, 2.75 माइनस 0.75, तो ये आता है 2.0। और दूसरे केस में जब आप पार्ट डिफरेंस निकालते हो 3.25 माइनस 1.5, तो पार्ट डिफरेंस आता है 1.5। अब ये जो 1.5 है ना, ये ट्वाइस ऑफ लेमडा है। एक लेमडा 0.75 है ना, तो 1.5 0.75 का डबल है ना, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेमडा। तो 2 lambda पे you are going to get constructive interference, that is x and y will meet in phase. So D is the correct option. How's that? Sorry, could you explain the last part again? देखो तुम्हें ये बात समझ में आया ना कि जब तुम इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। Yes, sir. ऐसा ही है। तो इस इनको सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें पाथ डिफरेंस मिला 2, इनको सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें पाथ डिफरेंस मिला 1.5 lambda। 1.5 lambda 1.5 meter is actually 2 lambda because 1 lambda is 0.75। समझ रहे हो आप? 0.75 एक lambda है ना, वेवलेंथ है। Yes. तो 1.5 2 lambda, 2 lambda पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, they will meet in Okay, phase। sir. Got it. Light of a single wavelength is incident normally on a diffraction grating. The resultant diffraction pattern is displayed on a screen, which change makes the first order of intensity maxima further apart from each other on the screen. अब किस तरह से ना लाइक हम पहले और फर्स्ट ऑर्डर्स का मतलब समझते हो? मैं तुम्हें डायग्राम बताता हूँ भाई। देखो एक तो इक्वेशन है डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर्स का क्या मतलब है? देखो डायफ्रैक्शन में क्या होता था, आपके पास एक ग्रेटिंग एलिमेंट होता था, उस पर लाके आप लाइट मारते थे, सेंटर पे आपको जीरो ऑर्डर इमेज मिलता था, और फर्स्ट ऑर्डर एक इधर भी बनता था एक इधर भी बनता था। तो इनके बीच का एंगल मुझे बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ इनके बीच का एंगल यानी एक दूसरे से और दूर हो जाए। ये एक दूसरे से दूर कब होंगे? जब ऑटोमेटिकली ये एंगल थीटा बढ़ जाएगा। अब मुझे यानी इन शॉर्ट ये मुझसे कहना चाह रहा है कि भाई थीटा को बढ़ाने का क्या तरीका? प्लेसिंग द स्क्रीन क्लोजर टू ईच अदर। भाई अगर मैं स्क्रीन को करीब भी ले आऊंगा ना, तो एंगल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एंगल वही रहेगा, ठीक है। और करीब लाने से डिस्टेंस कम हो जाएगा, मुझे डिस्टेंस बढ़ाना है, फर्दर अपार्ट करना है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद लेस सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट डी। लेस, अच्छा सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट स्लिट का मतलब होता है डी। अगर मैं डी को कम कर देता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ साइन थीटा डिपेंड किस पे करता है, यानी एंगल एन लैम्डा अपॉन डी पे। फर्स्ट ऑर्डर तो एन को मैंने 1 ले लिया, तो साइन थीटा डी पे डिपेंड करता है, इनवर्स रिलेशन है। आप डी को कम करोगे तो साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आई थिंक दिस इज द राइट ऑप्शन कि अगर आप डी की वैल्यू को कम करेंगे तो इवेंचुअली आपका एंगल बढ़ जाएगा, और एंगल के बढ़ने से इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, इवेंचुअली वो भी बढ़ जाएगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद मोर स्लिट्स बट कीपिंग द सेम सेपरेशन। असल में नंबर ऑफ स्लिट्स जितने भी हो, व्हाट मैटर्स इज डी, यानी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। अगर आपने वो चेंज नहीं किया ना, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइट विद अ शॉर्टर वेवलेंथ, अगर आप लैम्डा कम करते हो ना, तो लैम्डा के कम करने से थीटा कम हो जाएगा। हमें थीटा कम नहीं करना, बल्कि हमें थीटा बढ़ाना है, तो डी। फॉर अ करंट कैरिंग वायर, अगेन अजीब पेपर है यार, यानी 2 क्वेश्चन तगड़े आएंगे, फिर 2 एकदम ढीले क्वेश्चन है। अभी क्या सवाल है? लाइक एक इक्वेशन दे दिए, एन ए क्यू आई इज इक्वल टू ए एन वी को, सबको पता है वी एन का क्या मतलब है, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। बाकी सब बेकार है। ये भी इजी पीजी क्वेश्चन है। जब मैंने करंट का टॉपिक पढ़ा, सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं यही कराता हूँ कि लाइक आपको उन्होंने दिया हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं कितने टाइम में। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि चार्ज इन कूलम रखते हैं। 6 exponent 23 electrons have moved and each electron has a charge of 1.6 exponent minus 19 coulomb, which is the elementary charge. So that sums up your total charge divided by the time is 24 hours, so you multiply it with 3600,
and what you get is 1.1 ampere. So B is the correct option. The circuit shown lamp P is rated to ये मजे का सवाल है, is rated 250 volt and 50 watt. और जो लैम्प Q है ना उसकी रेटिंग है 250 volt and 200 watt. The two lamps are connected in series to 250 volt power supply. ठीक है भाई. Assume that the resistance of each lamp remains constant. Which statement most accurately describe what happens when the switch is closed? अब क्या होगा, किसको कितना वोल्टेज, किसको कितना करंट? भाई करंट तो दोनों को सेम मिलेगा. अगर वोल्टेजेस का डिवीजन पता लग जाए ना तो वी कैन बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट के कहाँ पे कितनी ब्राइटनेस होगी. इन दैट सेंस पहले हमें वोल्टेज और पावर पता है ना, तो P इक्वल वी स्क्वायर, यानी दोनों का मुझे पावर पता है ना, P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर से ना मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे जो मेरी रेजिस्टेंस हो जाएगी ना, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, देखो पावर कितनी है 50, वोल्टेज रेटेड यानी इस केस में 250 वोल्ट दोनों का सेम रेटेड है, स्क्वायर अपॉन आर. यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकाल लूंगा. तो पहले वाली की रेजिस्टेंस आ रही है 1250 ohms. लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस को मैं आरपी का नाम दे देता हूँ बिकॉज दिस इज फॉर पी. इन द सेकंड केस अगेन द रेटेड वोल्टेज इज द सेम 250 वोल्ट, बट इसके बाद जो पावर है ना वो 200 वोल्ट है. तो मैं 250 स्क्वायर डिवाइड बाय 200 कर देता हूँ. यहाँ से मुझे दूसरे वाले की रेजिस्टेंस मिल जाएगी विच इज 312.5 ohms. ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ना दैट इज 312.5 ohms. अब इनका जो रेशो है ना, यानी अगर मैं 1250 को डिवाइड करूं 312.4 से, तो ये 4 आ रहा है. यानी जो आपका ये जो P की रेजिस्टेंस है ना, ये Q के मुकाबले में 4 टाइम्स ज्यादा है. यानी ये 1250, ये 312.5. अब अगर इसकी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ज्यादा है तो जिसकी वोल्टेजेस का रेशो ऐसे ही आता है ना भाई, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे वोल्टेज ज्यादा होगा. इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज भी 4 टाइम्स ज्यादा आ रहा होगा. अब देखिए करंट तो दोनों में सेम है, करंट तो सब में सेम है ना भाई. अब जहां वोल्टेज ज्यादा होगा वहां पे पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी, जहां 4 टाइम्स ज्यादा होगा तो 4 टाइम्स ज्यादा होगी. तो लैम्प P emits 4 times as much power as लैम्प Q. पहला स्टेटमेंट ही सही है क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स वोल्टेज ज्यादा आ रहा है और करंट सेम है, तो यहाँ पे पावर भी 4 टाइम्स ज्यादा होगी. सवाल समझ में आया आप लोगों को? Hiba Fatma, this is Hiba Fatma from Credo. No, sir. चलो सॉरी. अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं. A piece of wire has a length of 0.8 meter and a diameter of 5.0 expand minus 4 meters. The IV characteristic wire is shown the resistivity. बता दो. बहुत मेन स्ट्रीम क्वेश्चन है. आपको लेंथ पता है, आपको डाया पता है, डाया पता है मतलब एरिया पता है, आईवी कर्व दिया हुआ, यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लो और फिर रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में लगा दो. पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. जब करंट है 5 तो वोल्टेज है 10, तो V अपॉन I 10/5 से रेजिस्टेंस आ जाएगी 2 ohms. फिर फॉर्मूला है R इक्वल रो एल अपॉन ए, तो R A अपॉन L विल बी रो. ठीक है ना, ये लेंथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड हो गया, ये A डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया. अब जो आपकी रेजिस्टेंस है ना लाइक वो आपने निकाल लिया 2. एरिया डाया दिया हुआ है ना, तो पाई बाय 4 d स्क्वायर से आप पाई आर स्क्वायर होता है,
r d/2 होता है, तो लाइक डायरेक्ट π/4 d² भी यूज कर सकते हैं। डाई आपको पता है 5.0 एक्सपोनेंट -4 स्क्वायर और लेंथ इज 0.8, तो ये लेंथ की जगह मैंने 0.8 लिख दिया। यहाँ से मुझे रेजिस्टिविटी मिल जाएगी 4.9 एक्सपोनेंट -7 ohms, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से ओ लेवल का सवाल, वो ये सेल लगे हुए हैं, एक सर्वाइवर टर्मिनल पोटेंशियल। अब देख कितने होशियार हैं, देखना जरा। पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, सब सही जा रहा था। एंड में देखो इन्होंने अपनी औकात दिखाई है, नेगेटिव के बाद वापस नेगेटिव आ गया, तो ये सब ऐड हो जाएंगे और एंड में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट का ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। तो 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो ये, और बस ये आखिरी वाला माइनस कर दो -1.5। 12 वोल्ट की टोटल सप्लाई आ रही है एक्स और वाई के बीच में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A cell of electromotive EMF E, ये सेल आपका E है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी R है और एक बार वेरिएबल रेजिस्टर है ये लगा हुआ है। ठीक है जी। The resistance of the variable resistor is gradually increased from R to 3R, small r से लेके 3R तक लेके चलेगा। ठीक है, which graph shows the variation of the potential difference between the internal resistance across the internal resistance and across the variable resistance। जरा देखो, स्मॉल v जो है ना, ये वो वोल्टेज है जो कि इसको मिल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को, और कैपिटल V वो वोल्टेज है जो कि आउटपुट पे आपके वेरिएबल रेजिस्टर को मिल रहा है। तो ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो ग्राफ स्टार्ट होगा 0.5 E से, देखो सारे 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्यों? उसकी वजह ये कि भाई शुरू में इसकी रेजिस्टेंस भी ना स्मॉल आर है, इसकी भी स्मॉल आर है, इसकी तो है ही स्मॉल आर, जो वेरिएबल रेजिस्टर है ना उसको R से 3R पे लेके गया। तो जब स्मॉल आर है, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में इक्वल वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो अगर टोटल ईएमएफ ई है तो 0.5 इसको मिल जाएगा, 0.5 इसको मिल जाएगा, इसलिए स्टार्ट तो 0.5 से ही हो रहा है। 0.5 ई 0.5 ई, दोनों को 0.5 ई मिल रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, R से 3R पे जा रहे हो। जब आप इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे ना, तो इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज बढ़ जाएगा, दोनों सीरीज में है ना, और ऑटोमेटिकली इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज है स्मॉल v, दिस विल डिक्रीज एंड दिस वोल्टेज विल इंक्रीज बिकॉज़ इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, तो बिकॉज़ इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग इट्स वोल्टेज विल इंक्रीज। तो मुझे ऐसा ग्राफ चेक करना है जहां पे कैपिटल V बढ़ रहा हो और स्मॉल v कम हो रहा हो। तो कैपिटल V यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल v भी बढ़ रहा है। यहाँ से देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे कैपिटल V बढ़ रहा है और स्मॉल v कम हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ए ही सही ऑप्शन है। यहाँ पे फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पे तो दोनों ही कम हो रहे हैं, कैपिटल V स्मॉल v, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे कैपिटल V कम हो रहा है, स्मॉल v बढ़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों ही बढ़ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस वाज आल्सो अ ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज। Zaina, you want me to explain this 34? Yes, sir. See, do you get the point कि शुरू में दोनों की, ये दोनों सीरीज में दोनों की रेजिस्टेंस शुरू में सेम है, इसकी तो है ही R, इसको भी हमने R से स्टार्ट किया ना। जब दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा। So the total voltage is E, so this will have 0.5 E and this will have 0.5 E across it. And all the graphs are starting from 0.5
Do you accept this? Yes, sir. Now, this is my variable resistor and its resistance is increasing from R to 3R. Now, please try to understand that these two resistors are in series. In series combination, the resistor will with greater resistance will have greater voltage across it. So because its resistance is increasing, its voltage must increase. And at the same time, because total supply voltage is fixed, so its voltage must decrease. So I need to look for a graph where capital V is increasing and small v is decreasing. Now in the first graph, you see in this graph, capital V is increasing. But yeah, on y-axis, the value is decreasing. And this is actually what we were looking for. This is increasing and this is decreasing. A is the correct option. In the second option, capital V is decreasing, which I don't want. So this is wrong. In the third option, small v is increasing because in y-axis I have a small v. And capital V is decreasing. I don't want this. So ये दोनों गलत हो गए. In the next option, I have both capital V and small v increasing. So they are again the wrong options. Do you agree now? Yes, sir. Thank you. No problem. Each of Kirchhoff's two laws presumes that some quantity is conserved. Which law states Kirchhoff's first law and name the quantity that is conserved? Kirchhoff's first law ये बताता है कि algebraic sum in a junction is zero, ठीक है, और ये चार्ज की की कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. एनर्जी कंजर्वेशन को केवीएल करता है और ये दोनों भी वोल्टेज लॉ है यानी सेकंड लॉ है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते. अगेन इजी पीजी क्वेश्चन. A cell has an electromotive force EMF of 8 volt and negligible internal resistance. The cell forms part of a circuit as shown. 8 वोल्ट की सप्लाई है, internal resistance negligible है. The reading is 4 volt. V1 be 4 volt and V2 is also 4 volt. Now if I'm getting, see, this R and these two resistors combined, they are in series with each other, okay? If they both are getting the same voltage across them, it means that they both have the same net value of resistance. यानी जो इसकी total resistance है वो इसकी total resistance है, तभी voltage equally divide हो गया ना. 8 वोल्ट में से 4 वोल्ट इसको मिल गया और 4 वोल्ट इसको मिल गया, ठीक है. अच्छा, इसकी ये 4 और 4 का अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे पैरेलल में तो वो 2 आ जाएगा. यानी जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं ना, तो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is half the resistance of the individual resistance. So 4 or 4 की equivalent resistance will be 2. So if the resistance here is 2, then the resistance here must also be 2. Then and only then you can have the same voltage at both the point. And this is what they are asking. They are asking for the resistance of R, which is 2. Oh, Zabardast. 37 is a rock solid question. Like I'm saying rock solid because like if you have poor understanding of potentiometer now, probably you won't be able to do this. In the circuit shown, the cells have negligible internal resistance and the reading on the galvanometer is 0. Galvanometer पे reading 0 कर दिया. Galvanometer पे reading 0 उस वक्त होगी जब इन दोनों point का potential same होगा. Because if these 2 points have the same potential ना, then the potential difference will be 0. Now, this is the main advantage that we are going to have. जब मैंने पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ाया था ना क्लास में, बहुत तसल्ली से जब मैंने बताया था कि एक एक रेजिस्टर के आ जाने से किस तरह पोटेंशियल का राइज और ड्रॉप आता है, तो मैंने समझाने के लिए कहा था कि जैसे ये सारे ना एक ही नोड है, ठीक है, तो अभी वक्ती तौर पे ना इनको अर्थ कर दो.
यानी इसको जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर लो अपने आसानी के लिए, ठीक है। देखो इन दो रेजिस्टर्स को देखो, ये दोनों सीरीज में, इनको मिला हुआ है 4 वोल्ट, ये 3 ओम है, ये 9 ओम है। इसकी रेजिस्टेंस जो है ना 9 ओम वाले की 3 ओम के मुकाबले में 3 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब इसको जो वोल्टेज आ रहा होगा ना वो इसके मुकाबले में 3 टाइम्स ज्यादा आ रहा होगा। सही। अब टोटल 4 वोल्ट यहां से आ रहे थे, तो इसका मतलब 1 वोल्ट इसको मिल जाएगा और 3 वोल्ट इसको मिल जाएगा। दोबारा गौर से समझना, अभी सिर्फ इस सर्किट को अज्यूम करो, यहाँ से 4 वोल्ट आ रहा है, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों में डिवीजन होगी, भले बीच में जंक्शन है लेकिन करंट तो जा रहा नहीं है ना, तो ये दोनों सीरीज में होगा। तो 1:3 का रेशो है 3 ओम्स और 9 ओम्स का, इसका मतलब इसको मिलेगा 1 वोल्ट और इसको मिलेगा 3 वोल्ट। जो वोल्टेज का ड्रॉप या यूं समझ लो जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा होगा ना, वही पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल सेम है ना और ये पोटेंशियल भी सेम है। इसका मतलब यही है कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ आ रहा है वही पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ आएगा। So if the potential difference here is 3 volt, then across this resistor the potential difference is still going to be 3 volt. ये असल चीज थी जो आपको पकड़नी थी। Now if this is 3 volt, here I have a total supply of 9 volt. So if there is 3 volt here, then there must be 6 volt here. Now because here the अब ये दोनों भी तो सीरीज में ना, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन 1:2 का है, 3 और 6 वोल्ट 1:2 का रेशो, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशो भी 1:2 का होगा। अगर यहाँ पे 6 ओम है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 12 ओम्स। So 12 ohm is the correct option. This is one of my all-time favorite questions. हाँ पूछे पूछे। सर आपने अर्थ क्यों किया? अर्थ कुछ नहीं किया, सिर्फ समझाने के लिए किया कि लेट्स से ये इसको मैं एक 0 वोल्ट अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से एक मुझे ये सेम कॉमन पॉइंट थे ना, तो मैंने अपनी आसानी के लिए इसको 0 ले लिया, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। आप 0 ना लो, आप बस अज्यूम कर लो कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है ना, ये सब एक ही नोड है ना, ये सारे दे आर द कॉमन पॉइंट्स। ओके सर। When alpha particles are directed at gold leaf, वो जो gold plate experiment था, almost all particles pass through the without deflection, कुछ deflect हो गए थे, ज्यादातर इसलिए गुजर गए थे क्योंकि लाइक ज्यादातर हिस्सा खाली था, तो न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है, तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स मिस ऑल द न्यूक्लियर, ये करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। और ओकेजनली द पाथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज क्लोज टू द, और कुछ जगहों पर डिफ्लेक्शन इसीलिए आई थी कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आ जाता है ना, तो पॉजिटिव डिविएट कर जाते हैं, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वही गोल्ड प्लेट एक्सपेरिमेंट वाली कंक्लूजन है। A nucleus X is radioactive and decays into a nucleus Y. X and Y are isotopes of the same element. Now ये मजे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। भाई X और Y डिसइंटीग्रेट हो गए, यानी X डिसइंटीग्रेट हो गया, Y में कन्वर्ट हो गया, सही है, बट जो नया एलिमेंट बना है ना वो उसी एलिमेंट का आइसोटोप बना है। इसका मतलब प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हुआ। आइसोटोप का मतलब यही ना कि एक ही एलिमेंट का आइसोटोप है, इसका मतलब इनका प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हुआ। अब वो कौन सा प्रोसेस है इन चार में से जिसमें प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होगा? भाई अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है ना तो 2 प्रोटॉन कम होता है, और जब बीटा नेगेटिव एमिट होता है ना तो 1 प्रोटॉन बढ़ जाता है। बीटा नेगेटिव में क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रॉन है ना वो स्प्लिट होके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा नेगेटिव बना देता है और साथ में इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो बना देता है। So with every emission of beta negative particle, there is an increase of proton, 1 proton. With the emission of alpha particle, there is a decrease of 2 proton. जो ऑप्शन बी अगर आप इसको देखें तो एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है और 2 बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है। एक अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन कम करेगा, एक बीटा पार्टिकल 1 प्रोटॉन बढ़ाता है ना, तो 2 बीटा पार्टिकल 2 प्रोटॉन बढ़ा देंगे, तो आपका इवेंचुअली प्रोटॉन नंबर वापस वही आ जाएगा और आपको उसी ऑप्शन की तलाश थी, विच इज ए।
यानी आपका प्रोटॉन नंबर डिस्टर्ब ना हो ना। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल के एमिशन से 2 प्रोटॉन कम हो भी गए हैं, तो लाइक 2 बीटा पार्टिकल के आने से 2 प्रोटॉन बढ़ भी जाएंगे, तो यू आर गोइंग टू हैव द सेम प्रोटॉन नंबर बैक. So B is the correct option. Last is a positively charged meson consists of a quark and an antiquark. What could be the quark and the आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना एक meson, यानी एक सबएटॉमिक पार्टिकल है. अब यार ये लाइक ये मैंने लेक्चर में भी आप लोगों से शेयर किया था, ये बुक से ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, डेविड सैंग से ही, जो उनकी अपडेटेड बुक है आई थिंक. तो ये पता नहीं डेविड सैंग की है या ऑक्सफोर्ड की, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे. तो बहरहाल यहाँ से वैल्यू उठा के देख लो. चार्म कहाँ गया? चार्म +2/3 है और एंटी अप इज -2/3. ये आपको याद करना पड़ेगा. तो +2/3 और -2/3 का आंसर आ गया 0. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं, हमें चाहिए पॉजिटिव आंसर चाहिए ना हमें. अच्छा, डाउन और एंटी अप. डाउन इज -1/3 और एंटी अप इज -2/3. तो ऑब्वियसली -1/3 और -2/3 जो है ना, -3/3, यानी -1 चार्ज देंगे. तो ये भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए. Strange and anti-bottom. Strange is -1/3 and anti-bottom is +1/3. तो अगेन -1/3 और +1/3 0 हो जाएगा. Up and anti-strange. Up is +2/3, anti-strange is +1/3. तो obviously जब ये दो प्लस मिलेंगे तो they are going to give +1, and this is what I was looking for, a positive charge meson, which is a subatomic particle. So the answer is D. It's the end. यार ऑनेस्टली बताना तुम लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ यार ये पास्ट पेपर्स के सेशन. मैं तो बस सॉल्व करके निकल ही जाता हूँ, बट आई थिंक असल प्रैक्टिस तुम लोग खुद करोगे तभी फायदा होगा. बट डू लेट मी नो इफ दिस सेशंस वर हेल्पफुल यार. Do you think paper would be easier or relatively difficult? यार कुछ कह नहीं सकते. इजी और डिफिकल्ट की भी ना सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है यार, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है. किसी का कोई टॉपिक स्ट्रांग होता है, किसी का कोई टॉपिक वीक होता है, तो उसको लाइक वो टॉपिक आसान और मुश्किल लगना शुरू हो जाते हैं. तो लाइक बहुत मुश्किल है एक जनरल कंक्लूजन देना, और क्या आने वाला है लाइक वेरी फ्यू विल नो. एनीवेज यार, लाइक थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर पेशेंस. 4 सेशंस हो गए मेरे. कल परसों में अपने क्वेश्चंस थ्रो करो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा आई ट्राई टू आंसर देम. इज इट पॉसिबल टू स्कोर 40 मार्क्स? हाँ, आप 40 के 40 सही करते हैं 40 आ जाएंगे. बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपको 40 सही करने पड़ेंगे. बाकी बस गुड लक टू ऑल ऑफ यू यार. लाइक पार्टी शार्टी करो और क्या 2-3 दिन के बाद. थैंक यू फॉर योर टाइम सर. नो प्रॉब्लम. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.